हाय गाइस, वेलकम टू रावेंद्र अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डीसी मशीन। तो शुरू से लेके लास्ट तक पूरा कंप्लीट लेक्चर देखिएगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब मैं डीसी मशीन ये हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले क्या होता था कि जब हम सिंक्रोनस स्टार्ट कर रहे थे तो शुरू के 2 4 10 लेक्चर्स में बच्चे बहुत रहते थे, फिर धीरे धीरे जो मोटिवेशन है वो कम होता जाता है तो बच्चे लेक्चर्स छोड़ते जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से लेमन तरीके से पूरी डीसी मशीन कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो पहले लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक पूरा वीडियो देख के पूरा कंप्लीट नोट्स बनाते जाइए। कोई भी डाउट हो आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोग मुझसे कनेक्टेड हो। और उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि मैंने एक पेड ग्रुप बनाया है, पेड टेलीग्राम ग्रुप। पेड टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जहाँ पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जैसे कि थ्योरी बुकलेट, मेरे हैंड रिटन नोट्स और प्रैक्टिस बुकलेट, प्रीवियस पेपर्स और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे एट अ वेरी 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 मिनिमम कॉस्ट। तो अगर आप इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9981479724। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीसी मशीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे डीसी मशीन का इंट्रोडक्शन। तो देखिए, डीसी मशीन जो आता है वो रोटेटिंग मशीन के अंडर आता है। हमने हमें दो टाइप की मशीन पढ़नी होती है। पहली स्टैटिक मशीन जिसके अंदर हमारा ट्रांसफार्मर आता है, दूसरा रोटेटिंग मशीन जिसके अंदर हमारी डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन आती है। रोटेटिंग मशीन का मतलब होता है कि ऐसी मशीन जिसके अंदर कोई ना कोई पार्ट ऐसा हो जो रोटेट कर रहा हो, उसे बोलते हैं रोटेटिंग मशीन। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा पार्ट है डीसी मशीन में जो रोटेट करता है? तो देखिए, इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाते जाता हूँ। दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स डीसी मशीन के, दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहले को बोला जाता है स्टेशनरी पार्ट, दूसरा क्या होता है? रोटेटिंग पार्ट। नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ। स्टेशनरी पार्ट हम किसको बोलते हैं? स्टेशनरी पार्ट बोला जाता है स्टेटर को, रोटेटिंग पार्ट बोला जाता है रोटर को। राइट। स्टेटर पे हम वाउंड करते हैं फील्ड वाइंडिंग को, स्टेटर पे हम वाउंड करते हैं फील्ड वाइंडिंग को, रोटर पे हम वाउंड करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग को। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है वो स्टेशनरी होती है और जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो मूव करती है, क्योंकि हमने उसको रोटर पे लगाया है। राइट। बट यहाँ पे हमने ये देखा, बट सिंक्रोनस जब हमने पढ़ा था, इन सिंक्रोनस दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए। सिंक्रोनस मशीन के केस में जब हमने देखा था तो हमने देखा था कि वहां पे फील्ड रोटेट कर रहा है, फील्ड इज रोटेटिंग एंड आर्मेचर इज स्टेशनरी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? जस्ट ऑपोजिट। राइट। इसका रीजन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो डीसी मशीन रोटेटिंग मशीन के अंदर आता है। दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, स्टेशनरी पार्ट जिसे हम स्टेटर बोलते हैं, रोटेटिंग पार्ट जिसे हम रोटर बोलते हैं। स्टेटर पे वाउंड किया जाता है फील्ड वाइंडिंग, रोटर पे वाउंड किया जाता है आर्मेचर वाइंडिंग। राइट। अब फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग का काम क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग का काम होता है रिक्वायर्ड फ्लक्स को जनरेट करना। मतलब जितनी भी फ्लक्स मशीन को जरूरी है ऑपरेट करने के लिए, वो फ्लक्स कौन जनरेट करता है? फील्ड वाइंडिंग। तो द फील्ड वाइंडिंग कैसे जनरेट करता है ये हम सारी चीजें आगे देखेंगे, पहले बस बेसिक समझते जाइए। फील्ड वाइंडिंग
generates the useful flux. राइट, यूजफुल फ्लक्स को जनरेट करने का काम होता है फील्ड वाइंडिंग का। आर्मेचर वाइंडिंग का काम क्या होता है? आर्मेचर वाइंडिंग का काम होता है लोड करंट को कैरी करना। आर्मेचर कैरीज लोड करंट, और सिर्फ लोड करंट यहाँ पे हम बोल सकते हैं, या सप्लाई करंट भी आप बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोड करंट और सप्लाई करंट। लोड करंट किस केस में? लोड करंट है जनरेटर के केस में। सप्लाई करंट हम किस केस में बोल रहे हैं? सप्लाई करंट हम बोल रहे हैं मोटर के केस में। राइट, तो फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स जनरेट करने के काम में आती है। आर्मेचर वाइंडिंग क्या कैरी करती है? लोड करंट कैरी करती है या सप्लाई करंट कैरी करती है? राइट, लोड करंट किस केस में? जनरेटर के केस में। सप्लाई करंट हम बोल सकते हैं मोटर के केस में। इसीलिए आर्मेचर वाइंडिंग को हाई करंट वाइंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि वो लोड करंट को कैरी करती है। दैट्स वाई armature winding is called high current winding. तो फील्ड वाइंडिंग को क्या बोलेंगे? लो करंट वाइंडिंग। फील्ड इज कॉल्ड लो करंट वाइंडिंग। अब बताइए, फील्ड को लो करंट वाइंडिंग क्यों बोला जाता है? फील्ड में हम लो करंट ही क्यों सप्लाई करते हैं? तो देखिए, मैंने अभी बताया फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है? फ्लक्स को जनरेट करना। फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है? फ्लक्स को जनरेट करना। और फ्लक्स किसकी वजह से आता है? एमएमएफ की वजह से। एमएमएफ क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो अगर हमें हमारे रिक्वायर्ड फ्लक्स चाहिए, यानी कि ज़्यादा फ्लक्स चाहिए मान लीजिए, तो एमएमएफ ज़्यादा होना चाहिए। और एमएमएफ को अगर ज़्यादा करना है तो हम नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर देते हैं। करंट को अगर हम ज़्यादा करेंगे तो लॉस बढ़ेगा। इससे बढ़िया हम क्या कर देते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से टोटल एमएमएफ बढ़ जाता है और हमें रिक्वायर्ड फ्लक्स मिलने लग जाती है। तो इसीलिए जो फील्ड वाइंडिंग है उसे लो करंट वाइंडिंग बोला जाता है, क्योंकि लो करंट से ही हमें हमारा काम चल रहा है, रिक्वायर्ड फ्लक्स मिल रही है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के। तो इसे लो करंट वाइंडिंग बोलते हैं। और आर्मेचर वाइंडिंग को बोला जाता है हाई करंट वाइंडिंग। अब ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस भी होती है। डीसी मशीन is also called electromechanical energy conversion device। मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकती है, अगर हम डीसी मोटर की बात करें, या मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है अगर हम डीसी जनरेटर की बात करते हैं। तो ये हमने एक बेसिक सा आइडिया लिया कि डीसी जनरेटर होता क्या है, डीसी मशीन होता क्या है। अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शनल पार्ट पे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। पहला, फील्ड वाइंडिंग एंड फील्ड पोल्स। फील्ड वाइंडिंग और फील्ड पोल क्या होता है?
तो फील्ड वाइंडिंग हम देखेंगे, सबसे उससे पहले फील्ड पोल देखते हैं। तो हमने यहाँ पे बना दिया एक पोल। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा एक पोल की तरह। बहुत ही अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं डीसी मशीन, तो तैयार हो जाइएगा। ये कुछ इस तरह का पोल हमारा दिखता है। तो देखिए, ये जो पोल है, ये हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा पोल। तो ये पोल दो पार्ट का बना हुआ है। ये तो है पोल कोर, ये वाला हिस्सा जो है ये है पोल कोर, और ये वाला जो हिस्सा है वो है पोल शू। अब पोल कोर का काम क्या होता है, पोल शू का काम क्या होता है? तो पोल कोर का काम क्या होता है? टू क्रिएट द फ्लक्स। पोल कोर का काम होता है टू क्रिएट द, या टू जनरेट द फ्लक्स। पोल शू का काम क्या होता है? टू डिस्ट्रीब्यूट दैट फ्लक्स इनटू एयर, राइट? टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्लक्स इन एयर। मतलब यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल है तो यहाँ से फ्लक्स निकल के साउथ पोल में जाएगी, तो वो यूनिफॉर्मली निकल के जाए, मतलब अच्छी तरीके से नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाए, या फ्लक्स उस पोर्शन से निकल रही है, पोल शू से बाहर निकल रही है। तो इसके दो पार्ट होते हैं। पोल कोर ने फ्लक्स को जनरेट किया, पोल शू ने क्या किया, जो जनरेट किया था पोल कोर ने फ्लक्स, उसको बाहर निकाल दिया। तो ये पोल कोर और पोल शू का काम होता है। अब फील्ड वाइंडिंग की बात कर लेते हैं। तो पोल कोर पे हम वाउंड करते हैं फील्ड वाइंडिंग को। फील्ड वाइंडिंग इज ऑलवेज वाउंड ऑन पोल कोर। पोल के इस हिस्से पे हमेशा फील्ड वाइंडिंग वाउंड करी जाती है। ये है फील्ड वाइंडिंग। ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है, ये है फील्ड वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग में हमेशा डीसी सप्लाई दिया जाता है। इसका रीजन आगे मैं बताऊंगा। डीसी सप्लाई, करेक्ट। तो फील्ड वाइंडिंग किस चीज की बनी होती है? फील्ड वाइंडिंग बनी होती है कॉपर की। तो उससे पहले एक और पॉइंट लिख लीजिएगा। फील्ड वाइंडिंग इज ऑलवेज वाउंडेड ऑन फील्ड वाइंडिंग इज always wounded on पोल कोर। पोल कोर में फील्ड वाइंडिंग को वाउंड किया जाता है, और जैसे ही हम इसमें डीसी सप्लाई देते हैं, इससे करंट फ्लो होने लगता है। और जैसे ही ये करंट फ्लो हो रहा है फील्ड कोर, पोल कोर के थ्रू, ये एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है। जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है? फ्लक्स जनरेट करता है। वही फ्लक्स हम बोल रहे हैं पोल कोर जनरेट कर रहा है एक तरह से। फील्ड वाइंडिंग इज ऑलवेज बाउंडेड ऑन पोल कोर। फील्ड वाइंडिंग बनती किससे है? फील्ड वाइंडिंग इज मेड अप ऑफ कॉपर। Field winding is made up of copper। अब फील्ड वाइंडिंग का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कितना होता है, तो वो डिपेंड करता है आपकी मशीन किस टाइप की है। फील्ड वाइंडिंग क्रॉस सेक्शन एरिया and its number of turns depends on the type of machine। राइट, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि फील्ड वाइंडिंग का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है और जो नंबर ऑफ टर्न्स है हमेशा इतना ही होगा। वो घटता या बढ़ता रहता है इन टर्म्स ऑफ मशीन। आपकी शंट, अगर मशीन शंट टाइप है तो एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स अलग होगा।
अगर आपकी सीरीज मशीन है तो एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स अलग होगा। तो चलिए एक एक करके दोनों मशीन्स का चेक करते हैं, एरिया फील्ड वाइंडिंग का और नंबर ऑफ टर्न्स। तो केस वन लेते हैं, शंट मशीन। तो शंट मशीन का जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम है अभी देख लीजिए, ऐसा होता है जब हम एक्चुअल में इसका वर्किंग पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरह वहां पे समझ में आएगा। मॉडलिंग जब हम डीसी मशीन का पढ़ेंगे तब मैं एक एक चीज इसमें बताऊंगा, बट अभी हम फील्ड वाइंडिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो फील्ड वाइंडिंग पे ध्यान दीजिएगा। ये तो आर्मेचर है जो मैंने अभी बनाया। अब फील्ड वाइंडिंग जो है इसके शंट में लगाई जाती है या पैरेलल में, इसीलिए इसे शंट मशीन बोलते हैं। यहाँ से हम दे रहे हैं सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज हाई होता है राइट, तो इसे हम हाई वोल्टेज मान रहे हैं। यहाँ से हमने हाई वोल्टेज दिया, ये है हमारी फील्ड वाइंडिंग। तो मान लीजिए अगर ये हाई वोल्टेज की वैल्यू V है, तो आप देखिए ध्यान से, ये आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों हाई वोल्टेज के पैरेलली कनेक्टेड है। तो ये जो हाई वोल्टेज अपीयर होगा वो पूरा का पूरा यहाँ पे हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा हाई वोल्टेज फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस अपीयर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है, या वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड। तो यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज्यादा है फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस, तो फील्ड वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, हाई। तो पहला पॉइंट, इन शंट मशीन number of turns in field winding is high। अब आगे देखते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ रहा है तो आप मुझे बताइए जो लेंथ है वायर की वो बढ़ती जाएगी, लेंथ बढ़ती जाएगी। और हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। अगर लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ हम कौन से रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की। तो करंट कौन सी कम हो जाएगी, फील्ड वाइंडिंग की। तो फील्ड वाइंडिंग करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हम अच्छी तरह हमने पावर सिस्टम में प्रूफ किया हुआ है, जब मैं पावर सिस्टम आपको पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको प्रूफ कराया था कि करंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। पावर सिस्टम का लेक्चर प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप वहां से देख सकते हो। तो अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या आप लिख सकते हैं, इन शंट मशीन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फील्ड वाइंडिंग इज लेस। मतलब कुल मिला के पूरा कंक्लूजन ये निकला कि अगर हमारी मशीन शंट है, शंट मशीन है, तो उसकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी उसके तार पतले होंगे और नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा। करेक्ट। दूसरा केस देखते हैं सीरीज मशीन का, केस टू। सीरीज मशीन, अब हम जानते हैं सीरीज मशीन में जो फील्ड वाइंडिंग है हमेशा आर्मेचर के साथ सीरीज में लगाई जाती है, इसीलिए इसे सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं। जब हम मॉडलिंग पढ़ेंगे मशीन का तब हम आगे हम देखेंगे इसको डिटेल में। तो अभी ये है हमारा, अगर आर्मेचर
तो ये हो जाएगी फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पे ये है फील्ड वाइंडिंग। ये है आर्मेचर। यहीं पे होगी आर्मेचर वाइंडिंग। यहाँ पे हम दे रहे हैं हाई वोल्टेज सप्लाई V। तो अब आप देख सकते हो कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। और हम जानते हैं कि आर्मेचर ऑलवेज कैरी लोड करंट। या हाई करंट। आर्मेचर हाई करंट कैरी करता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आर्मेचर हाई करंट कैरी कर रहा है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में लगी हुई है। तो फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे भी हाई करंट कैरी करेगी। राइट, फील्ड वाइंडिंग भी यहाँ पे हाई करंट कैरी कर रही है। अब मैंने आपको बताया था कि फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है, फ्लक्स को जनरेट करना। बट हमें फ्लक्स तो उतनी ही चाहिए जितनी पहले चाहिए थी। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स हमें मिलता है एमएमएफ की वजह से। और एमएमएफ क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। अब फील्ड में करंट ज्यादा जा रही है, करंट अगर ज्यादा जा रही है तो एमएमएफ भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फ्लक्स बढ़ जाएगी। बट हमें फ्लक्स तो उतनी ही चाहिए जितनी हमें पहले चाहिए थी। हमने फील्ड वाइंडिंग बदल दिया तो उससे क्या हुआ, हमें तो फ्लक्स को कांस्टेंट रखनी है। नहीं तो अगर करंट बढ़ रहा है फील्ड के क्रॉस तो एमएमएफ भी बढ़ जाएगा। अगर एमएमएफ बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ जाएगी, जो हम नहीं चाहते। तो हम नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो पहला पॉइंट, इन सीरीज मशीन फील्ड वाइंडिंग has less number of turns। दूसरा दूसरा सवाल, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि करंट क्या होती है। पावर सिस्टम में मैंने पढ़ा है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे करंट फील्ड के क्रॉस हाई है या लो है? करंट हाई है क्योंकि आर्मेचर की सीरीज में कनेक्टेड है। करंट हाई है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है जस्ट उल्टी कंस्ट्रक्शन का है शंट के केस में। शंट में क्या हो रहा था, मैं आपको कंक्लूजन लिखवा देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको एमसीक्यू में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला, फील्ड वाइंडिंग फॉर शंट मशीन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, कम था, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा थे। बट फील्ड वाइंडिंग फॉर सीरीज मशीन, जब मैं यहाँ पे मशीन बोल रहा हूँ इसका मतलब हम मोटर और जनरेटर दोनों की बात कर रहे हैं। एरिया क्या है, ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो अगर हम मैं शेप की बात करूं तो जो शेप है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये है फील्ड वाइंडिंग इन द केस ऑफ शंट मशीन।
ये है फील्ड वाइंडिंग इन द केस ऑफ सीरीज मशीन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है हमारा योक, हेडिंग डाल लीजिएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ योक। कंस्ट्रक्शन ऑफ योक। तो अगर हम 4 पोल की मशीन लेते हैं, मैं आपको 4 पोल की मशीन बना के दिखा देता हूं। चार पोल की मशीन कुछ इस तरह से बनेगी। ये कुछ इस तरह की हमारी 4 पोल की मशीन है। तो नॉर्थ पोल है ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। और नॉर्थ और साउथ कैसे इंड्यूस होता है वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। एक एक टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, बस चलते जाइए। ऐसा मत सोचिए कि एक ही बार में हमें सब कुछ पता चल जाए, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप कराता जाऊंगा मैं। तो देखिए, नॉर्थ पोल से अब कोई भी अगर हम मैग्नेट लेते हैं, कोई भी मैग्नेट हम लेते हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ। तो नॉर्थ से फ्लक्स बाहर निकलती है, नॉर्थ से फ्लक्स बाहर निकली, साउथ के अंदर चली गई, राइट। तो उसी सेम तरीके से यहाँ से फ्लक्स बाहर निकलेगी नॉर्थ पोल से। ये वाला हिस्सा योग कहलाता है। उससे पहले ये देख लीजिए, ये वाला जो हिस्सा है ये है योग, ये वाला हिस्सा है योग। तो नॉर्थ पोल से जो फ्लक्स है वो बाहर निकली। तो मान लीजिए कि टोटल 5 अमाउंट की फ्लक्स नॉर्थ पोल से बाहर निकली। अब ये फ्लक्स यहाँ पे पहुंची, तो उसको दिखाई दिया कि भाई हमें तो 2 रास्ते दिख रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल से निकली हुई हर फ्लक्स कहाँ जाती है, साउथ पोल में। नॉर्थ पोल से निकलने के बाद फ्लक्स हमेशा साउथ पोल में जाएगी। तो अब ये फ्लक्स 5 अमाउंट की फ्लक्स जब यहाँ पे पहुंची, तो इसको 2 रास्ते दिख रहे हैं और दोनों सेम स्ट्रेंथ के हैं। ये भी साउथ पोल सेम है, ये भी साउथ पोल सेम है। तो क्या होगा, आधी फ्लक्स यहाँ चली जाएगी और आधी फ्लक्स इस साउथ पोल में चली जाएगी। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितनी एंटर करी, 5/2। यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितनी एंटर कर रही है, 5/2, करेक्ट। अब आपने देखा होगा कि मैग्नेट के बाहर जो फ्लक्स है वो नॉर्थ से साउथ जाती है, बट मैग्नेट के अंदर या मटेरियल के अंदर जो फ्लक्स है वो साउथ से नॉर्थ जाती है। तो अब देखिए, साउथ से ये जो फ्लक्स अंदर गई है 5/2, 5/2, आधे आधे फ्लक्स साउथ पोल में चली गई। तो ये फ्लक्स अब कहाँ जाएगी, वापस से नॉर्थ पोल में जाएगी, क्योंकि मटेरियल के अंदर हमेशा जो फ्लक्स है वो साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती है। तो ये फ्लक्स यहाँ चली गई, ये फ्लक्स यहाँ चली गई। तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हुआ, यहाँ से फ्लक्स गई इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से 5/2 फ्लक्स, ये 5/2 फ्लक्स। सेम अप्लाई होगा इस मटेरियल के लिए भी। तो देखिए, सेम चीज अप्लाई होगी इस मटेरियल के लिए। नॉर्थ पोल क्या है, फ्लक्स पाई जाती है, नॉर्थ पोल से फ्लक्स पाई निकलती है, पाई निकली, फिर इस फ्लक्स को भी 2 रास्ते दिखेंगे। तो आधी फ्लक्स इसमें चली गई, आधी फ्लक्स इस साउथ पोल में चली गई। अब इस साउथ पोल से मटेरियल के अंदर फ्लक्स साउथ से नॉर्थ जाएगी। तो ये साउथ से नॉर्थ चली गई, ये साउथ से नॉर्थ चली गई, करेक्ट। तो यहाँ पे फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हुआ, इस डायरेक्शन। यहाँ फ्लक्स कितनी है, 5/2, यहाँ फ्लक्स कितनी है, 5/2। तो अब देखिए, यहाँ से फ्लक्स गई 5/2,
यहाँ से फ्लक्स आई 5/2, दोनों ने मिलके वापस क्या बना दिया, नॉर्थ पोल 5। तो इस तरह से हमारी फ्लक्स ट्रेवल करती है योक के थ्रू। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पहला पॉइंट, योक इज द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ मशीन। योक इज द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ मशीन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, योक हमेशा हाफ ऑफ द फ्लक्स कैरी करता है। आप देख सकते हो योक के थ्रू हमेशा 5/2, 5/2, 5/2 और 5/2 अमाउंट की फ्लक्स प्रेजेंट है। तो योक ऑलवेज कैरी half of the flux generated by पोल। पोल ने अगर 2 वेबर की फ्लक्स जनरेट करी है तो योग कितना कैरी करेगा, 1 वेबर। करेक्ट। योग हमेशा कास्ट आयरन का बना होता है। थर्ड पॉइंट, योग इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन फॉर स्मॉल मशीन। स्मॉल मशीन में हम कास्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सस्ता होता है कास्ट आयरन। फोर्थ, लार्ज मशीन के लिए fabricated steel is used। क्योंकि रिलक्टेंस क्या होता है, कम होता है और इसे फ्लक्स कैरी करना है। तो हम चाहते हैं कि मिनिमम रिलक्टेंस वाला मटेरियल हमें मिले। तो इसीलिए छोटी मशीन का कॉस्ट कम होता है, इसीलिए हम सस्ता चीज़ लगा देते हैं, कास्ट आयरन योग, कास्ट आयरन का बना के योग। बट लार्ज मशीन क्या है, महंगी आती है, तो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगा जाता है, दैट इज फैब्रिकेटेड स्टील। अब योग को लेमिनेट भी करते हैं टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा, योग इज ऑलवेज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। अब बात कर लेते हैं इंटरपोल्स की। तो लिख लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरपोल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरपोल्स। इंटरपोल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हमने अगर 4 पोल की मशीन का एग्जांपल लिया है, एक ये पोल हो गया, ये पोल हो गया, एक ये पोल हो गया, 4 पोल हो गए हमारे पास, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। तो 2 मेन पोल के बीच में जो पोल बना हम लगाते हैं उसे इंटरपोल बोला जाता है। तो अगर एक पोल हमने यहाँ लगा दिया, एक पोल यहाँ लगा दिया, एक पोल यहाँ लगा दिया और एक पोल यहाँ लगा दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, इंटरपोल। इंटरपोल मतलब कुछ भी हमने अगर 2 पोल के बीच में लगाया है, जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है तो आपने देखा होगा 2 स्कूल के बीच में होता है, तो उसी तरह से इंटरपोल यानी 2 मेन पोल के बीच में जो पोल लगा है उसे इंटरपोल बोलेंगे, इसे बोलेंगे इंटरपोल। तो ये हरा वाला जो भी है वो इंटरपोल है, और जो ब्लू वाला दिख रहा है उसे मेन पोल बोलते हैं। कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा, interpoles always have less number of turns। Interpoles always have less number of turns, क्योंकि इस पे भी वाइंडिंग होती है। इंटरपोल का यूज करते हैं हम आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए। इट इज यूज्ड टू कंपनसेट
आर्मेचर रिएक्शन। ये हमेशा आर्मेचर के साथ सीरीज में लगाया जाता है। इंटरपोल वाइंडिंग की बात कर रहा हूं मैं। इंटरपोल वाइंडिंग is always connected in series with armature winding. राइट, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी इंटरपोल्स के बारे में। नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन है हमें देखना है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का। फोर्थ कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो देखिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग को हमेशा पोल फेस पे कनेक्ट किया जाता है। पहला पॉइंट लिखिए, फिर मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। कंपनसेटिंग वाइंडिंग is always placed in the slots cut out in pole face। pole face क्या होता है? pole face is a part of pole shoe। pole face is the part of pole shoe। तो देखिए पोल शू हमने कैसे बनाया था? ये पोल हो गया, तो ये वाला हिस्सा क्या था? पोल कोर। ये जो कर्व टाइप स्ट्रक्चर है ये है पोल शू। तो पोल फेस से आपको क्या लग रहा है, किस हिस्से की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ये सामने वाले हिस्से की। यहाँ पे हम स्लॉट्स कट करते हैं। चेहरा क्या होता है? सामने होता है, इसलिए इसे पोल फेस बोलते हैं। यहाँ पे हम प्लेस करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। यहाँ पे लगाया जाता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है, कुछ भी मान लीजिए। ये है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी हमेशा आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग is always connected in series with armature winding। तो अब मुझे बताइए कि अगर कंपनसेटिंग वाइंडिंग को हमने आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगाया हुआ है, आर्मेचर वाइंडिंग हाई करंट वाइंडिंग होती है, मतलब हाई करंट उससे फ्लो कर रही है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग के थ्रू भी हाई करंट फ्लो करेगी। और किसी भी वाइंडिंग के थ्रू हाई करंट अगर फ्लो कर रही है तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है? कम होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो सेम यही अप्लाई होगा ऊपर। जो इंटरपोल हमने देखा वो भी आर्मेचर के साथ सीरीज में ही कनेक्टेड थी, तो सेम फंडा उसमें भी अप्लाई होगा। तो यहाँ तक हमने आज देखा है। अब कल नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम देखते हैं ब्रशेस के बारे में। ब्रशेस के बाद हम सीधे चलेंगे वर्किंग पे। राइट, तो ब्रशेस के बाद आर्मेचर कोर और आर्मेचर वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर हम चलेंगे वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर और डीसी मोटर पे।
तो आप सभी को पता है पेड ग्रुप अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, प्रैक्टिस सेट भी होगा, काफ़ी कुछ होगा। तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।